आ, आप अपना एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है पहले वो बताएं। सर मैंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की पढ़ाई वेस्ट बंगाल बोर्ड से पास किया है। एंड मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से क्लियर किया है। एंड उसके बाद मैंने 1.5 साल दमन में एज अ जीईटी इंजीनियर जॉब किया हूँ, और उसके बाद फर्दर मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ। तो क्यों छोड़ दिया आपने, नौकरी क्यों छोड़ दी? सर ड्यूरिंग जॉब मैं जब इस जॉब प्रोफाइल के बारे में जाना, सिविल सर्विस के बारे में, तो मुझे लगा कि मैं इस प्रोफेशन में बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और चूंकि रूरल एरिया से हूं तो कुछ बेसिक इश्यूज जो हैं वो हमारे ज़िंदगी से जुड़े रहते हैं, तो इसलिए मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा अगर मैं डायरेक्टली इस इशू में इन्वॉल्व हूँ, तो इसीलिए मैंने जॉब। अच्छा, वहाँ क्या काम करते थे आप? सर वहाँ एज अ जीईटी इंजीनियर थे। कि वर्क क्या था आपका? सर एज ए इंजीनियर मेरा काम इंस्पेक्शन करना था, इसके अलावा क्वालिटी को मेंटेन करना था, और इसके अलावा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखा जाता था तो फिर प्रोडक्शन के डाटा को कलेक्ट करके उसे एडवांसमेंट कैसे किया जाए उस पर वर्क करना था। तो वहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि वहाँ के कार्य में क्या आपको बहुत दिलचस्पी नहीं लगी या बहुत अच्छा आप महसूस नहीं कर रहे थे? नहीं सर, वहाँ भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, और एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में कैसे वर्क किया जाता है, और इसके अलावा एक फैक्ट्रीज के आउटपुट इन्वेंटरी कैसे मेंटेन किया जाता है, इस सब कार्य के बारे में मैंने बेहतर ज्ञान प्राप्त किया है। बट मुझे जब इसके बारे में पता चला, सिविल सर्विस के बारे में, तो मुझे लगा कि मैं फर्दर लाइफ इसमें बेहतर अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने डिसीजन लिया। अभी एक मिशन कर्मयोगी शुरू किया, केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी का ऐलान किया। ये मिशन कर्मयोगी क्या है? सर मिशन कर्मयोगी के तहत जो सिविल सर्वेंट हैं उनको रिलेवेंट ट्रेनिंग आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी मोड में हो, उन्हें रिलेवेंट ट्रेनिंग दी जाएगी जो अभी के टाइम के रिलेवेंट हो और रिक्वायरमेंट है। उसके तहत डिफरेंट कंपोनेंट हैं, उन सभी को कंसिडरेशन किया गया है। अच्छा, आपने ऑप्शनल क्या लिया था? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपने ये विषय चयन किया क्यों, करने के पीछे आपका कोई विशेष प्रयोजन? ये सर मेरे इंटरेस्टेड एरियाज में है। जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशन पहले भी कवर करते रहता था बाय द न्यूज़पेपर, तो मुझे ये एरिया काफ़ी अच्छा लगा था। और उसके बाद मैंने पूरे सिलेबस को जब देखा तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में कुछ थिंकर्स के थॉट्स और ये सब सिलेबस में नज़र आए, तो मुझे लगा कि मैं ये बेहतर कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने चूज़ किया। अच्छा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा फर्स्ट बीएएस है, और उसके बाद बीपीएस है, और फर्दर बीएफएस। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मैं डिफेंस न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड न्यूज़ कवर करता हूं, और इसके बाद मैं डिफरेंट जगह घूमना पसंद करता हूं जहां पर मैं जब मैं वेकेशन में रहता हूं, और इसके अलावा कुछ नई चीज़ें सीखना पसंद करता हूं। तो ये मुझे आपका जो रीडिंग डिफेंस न्यूज़ वाली जो आप बात कर रहे हो, ये हॉबी कैसे हो सकते हैं? आपका इंटरेस्ट और हॉबी में थोड़ा अंतर होता है। ये इंटरेस्ट है या हॉबी, मुझे समझ में नहीं आया। सर हॉबी सर उसी को कहते हैं जब हम लीजर टाइम में कुछ भी करना पसंद करते हैं, जब हम खाली बैठे रहें तब हम जिसको करके सही फील कर सकें। तो मुझे लगता है मैं खाली वक्त में भी अक्सर डिफेंस के न्यूज़ या फिर अदर आईआर न्यूज़ पढ़ते रहता हूं, तो इसीलिए मैंने इसे हॉबी में रखा। अच्छा, ये डिफेंस के क्षेत्र में सरकार का जो बजट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और विकास के कार्यों का जो पैसा है वो डिफेंस में लग रहा है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए
ये कहाँ तक उचित आप मानते हो? सर डिफेंस हमारी प्रायोरिटी है, और क्योंकि ये टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर हमें कुछ खर्च करना चाहिए या मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, तो वो हमारे देश के इंटरेस्ट में ही है। बाद बाकी डेवलपमेंट तो दोनों को बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंटल के लिए भी एलोकेशन होते हैं। जो भी हमारे स्कीम्स हैं, चाहे मनरेगा है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, तो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो दिए जाते हैं। तो एलोकेशन को उचित वे में दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आप देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में चाहे कोई भी कंट्री है, चाहे भारत और पाकिस्तान दोनों खर्च करते रहते हैं। तो कलाम साहब ने कहा था कि 5 साल के लिए दोनों अपने तनाव को भूल जाओ और गरीबी से लड़ो। या इस थॉट से आप इत्तेफाक रहते हैं? यस सर, इस थॉट्स से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ। अगर हमारे बॉर्डर पीस मेंटेन है तो हमें डेवलपमेंटल पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, और अगर बॉर्डर पर कोई इशू नहीं है तो बिल्कुल डिफेंस पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर ये हो सके तो अभी जैसे बीच में हालात नज़र आ रहे हैं, जो अभी करंट सिचुएशन भी है, तो इसके अनुसार डिफेंस भी एक मायने रखता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात संविधान में कहाँ कही गई है? सर ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में है। हाँ। और इसके अलावा डीपीएसपी में भी। कहाँ है डीपीएसपी में? किस आर्टिकल में है सर? डीपीएसपी सर आर्टिकल 51 में। 51 में और बातें क्या कही गई है? सर हमें यही है कि हम इंटरनेशनल पीस के लिए और इंटरनेशनल पीस एंड प्रमोशन और अपने सेफगार्ड ऑफ कंट्री, ये सब प्रमोट करें। 51 में यही बातें कही गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने का राज्य निरंतर प्रयास करेगा, इसी बातें कही गई है। भारत की इस दिशा में स्वतंत्रता के उपरांत क्या क्या प्रयास किए गए हैं? सर हमारे तरफ से जो मेन प्रयास हैं, जैसे हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल यूएन के मेंबर हैं, जो उसके हर एक रेजोल्यूशन होता है, पर्टिकुलरली एंटी टेररिज्म रिलेटेड या फिर जलवायु परिवर्तन रिलेटेड, हम लोग उसको रेस्पॉन्सिबली निभाते हैं। अभी भी हमारे पास जो सोलर अलायंसेस जो हमने बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, वो कहीं ना कहीं विश्व के प्रमोशन के लिए ही या विश्व की समृद्धि के लिए ही हमने वर्क किया है, जिसमें सभी देशों को जोड़कर इन सोलर को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जो या वेपन कंट्रोल ट्रीटीज हैं, हम लोग उसमें मल्टीलेटरली में भाग लेते हैं। तो ये सब इंटरनेशनल पीस के लिए ही हम लोग प्रमोट करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा मैं प्राचीन काल में जाता हूँ। आप चूँकि राजनीति पर बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं, भारतीय राजनीति पर लिखी गई पहली पुस्तक किसको मानी जाती है? सर पहली पुस्तक अर्थशास्त्र को माना जाए, वो बेहतर। अब ये मुझे ये बताइए कि चाणक्य ने लिखा तो राजनीति पर पुस्तक और नाम रखा अर्थशास्त्र, तो ये आप शीर्षक और उस पुस्तक के कंटेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई पड़ता है? नहीं सर, उसमें सारे चीज मेंशन किए गए हैं। उसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मेंशन किए गए हैं, और इसके अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, एक सेटअप कैसे होना चाहिए राजा का, वो भी डिस्कशन किया गया है। और आफ्टर दैट जो इकोनॉमिक जो सेटअप है कि हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, हम नए नए लैंड क्लियर करेंगे, उसका टैक्सेशन सिस्टम 1/6 लिया जाएगा, तो और स्लैब्स को एग्रीकल्चर में इंडल्ज किया जाएगा। तो हर एक एस्पेक्ट्स को इसमें जोड़ा गया है, इवन डिप्लोमेसी, इवन पॉलिटिकल, इवन इकोनॉमिक, हर एक एस्पेक्ट्स। साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में क्या अंतर है?
सॉरी सर, इसको थोड़ा इंग्लिश टर्म दे तो हाँ मैं वो बता बेहतर रहा हूँ बोल बताओ। पाऊंगा। कॉलोनिज्म और नियो कॉलोनिज्म में क्या अंतर है? सर कॉलोनियलिज्म में डायरेक्टली, जैसे प्रीवियस में जो भी कंट्रीज थे वो डायरेक्टली अपनी इंपेरियल पॉलिसी को फॉलो करते थे और डायरेक्ट प्रेजेंस एडमिनिस्ट्रेशन में रखते थे जो भी कॉलोनीज होती थी। जैसे अगर हम कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल लें तो भारत का एग्जांपल हम कॉलोनी के रूप में ले सकते हैं इंग्लैंड के साथ। लेकिन जो नियो कॉलोनियलिज्म है वो आजकल के टर्म में ज़्यादा बेहतर यूज होता है जब आप प्रेजेंस नहीं रखते हैं लेकिन उसके संसाधनों पर, उसके देश के किसी स्ट्रेटेजिक चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे डेब्ट ट्रैप के माध्यम से या किसी अदर माध्यम से। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं जिस तरह चाइना ने अफ्रीका में या फिर जो छोटे छोटे एशियन देशों में इस चीज़ को नियो कॉलोनियलिज्म को प्रमोट किया है। ये दक्षिण चीन सागर के ऊपर वो आधिपत्य जमाता है चीन, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? यस सर। सर दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये चारों से उनके पर्सनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। वैसे आसियान के अंदर 10 कंट्रीज आते हैं। आप थोड़ा ये बताइए मुझे, भारतीय समाजवाद हमारी जो नीति रही है ऑलवेज समाजवादी प्रवृत्ति ही रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी देखें तो समाजवाद ही दिखाई पड़ता है। तो भारतीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद, इन दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है? सर भारतीय समाजवाद जो है वो हमारे डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि हम सोशलिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं। जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने विजन दिया था, सोशलिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं बट डेमोक्रेटिक वे में। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब सुप्रीम है। लेकिन मार्क्सिज्म जो सोशलिज्म है वो एक रिवॉल्यूशनरी वे है। उन्होंने उसको माना है कि विदाउट रिवॉल्यूशन ये चीज़ें सोशलिज्म या कम्युनिज्म नहीं आ पाएगी। एक स्टेज उन्होंने इंटरमीडिएट माना है जब वर्कर क्लास जो है कन्फ्लिक्ट करेगा। तो भारतीय सोशलिज्म इस चीज़ में बिलीव नहीं करता है। ये कॉपरेटिज्म प्लस एक सोशलिज्म पॉलिसी, वेलफेयर पॉलिसी पर डिपेंड। अच्छा, ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या अंतर है? साम्यवाद में क्या अंतर है? सर सोशलिज्म मेनली वो एक बीच का स्टेज है, साम्यवाद आने के बीच का एक स्टेज है जिसे कार्ल मार्क्स ने डिस्क्राइब किया था। सोशलिज्म में जो हमारे प्रोडक्शन हैं उसको ओन करने की, जो मेजर प्रोडक्शंस हैं, जो मेजर वेल्थ है, उसको जब मेजॉरिटी वर्कर्स सेक्शन होल्ड करती है तो और उसको कंट्रोल करती है, यानी यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, उनके अगर शब्दों में कहा जाए ये चीज सोशलिज्म। बट आफ्टर दैट कम्युनिज्म वो होता है जब टोटली कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो जाती है, स्टेटलेस और क्लासलेस, वो चीज कम्युनिज्म कहलाती है। आपने अभी फेडरलिज्म की बात की। अभी हम लोग के सरकार में जो वर्तमान सरकार है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या? सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मेनली जब स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर जो हमारे पीपल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए दोनों एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लगाते हैं तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहलाता है। और दोनों मिलकर जब साथ में सहभाग के साथ काम करते हैं, जैसे अगर हम देखें तो नीति आयोग जो भी इम्प्लीमेंटेशन करती है तो वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतर एग्जांपल है। तो ये योजना आयोग से कैसे भिन्न है? सर इसमें योजना आयोग के पास सबसे पहली बात, वो जो प्लानिंग करती थी वो टॉप बॉटम अप्रोच से करती थी, मतलब टॉप में बनाती थी और उसके बाद पास करती थी और नीचे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। ये नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच पे काम करती है। पहले स्टेट रिकमेंड करते हैं कि इस क्षेत्र में इस वे में काम होना चाहिए, उसको नीति आयोग कंसीडर करती है, सुनती है और उसको ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाती है। दूसरी बात है कि एलोकेशन पावर प्लानिंग कमीशन के पास था, इसके पास एलोकेशन पावर नहीं है।
और तीसरी बात है कि ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव दोनों फेडरलिज्म पे आगे बढ़ती है। जैसे डिफरेंट इश्यूज पे रैंक निकालना, इससे आपस में स्टेट के बीच में कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों बना रहता है कि हम बेहतर करें। तो इसी 3-4 सिद्धांतों पर नीति आयोग आगे बढ़ती है। अच्छा, मैं आप थोड़ी सी बात इस पे और विस्तार से करूँगा। आपको लगता है कि ये दोनों में ये थियोरेटिकल बड़ा अच्छा लगा कि टॉप टू बॉटम है या बॉटम से टॉप है, क्या आपको लगता है कि हमारे बॉटम में, अगर आप राजनीति में देखें तो बॉटम वाले हमारी पंचायती राज व्यवस्था ही है, तो हमारे बॉटम में कोई इकोनॉमिस्ट ऐसे बैठे हैं, या आप मानते हो कि हमारे वीडियो इतने सक्षम है कि वो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की नीतियां बना करके और अपने राज्य को दे और राज्य फिर उसको राष्ट्र को दे? तो इस प्रकार की नीतियां क्या बॉटम स्तर पर बन पाएंगी या बन रही है? सर, ये पंचायती राज जब से स्टार्ट हुआ है, तो जिस तरह इसमें टाइम बीतता चला जा रहा है, तो नेचुरली या ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस बढ़े हैं। इवन गांव के लोग या ग्राम सभा के रूप में, या फिर जो मुखिया या सरपंच जो भी होते हैं, वो पर्टिकुलरली पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं और इस चीज को देखते हैं। और ग्रास रूट लेवल पर देखा जाए तो उन्हीं की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन सरकार चाहती भी है कि वो अपने लिए खुद अपनी योजनाएं, खुद अपना खाका बना सके। जहां तक बात इम्प्लीमेंटेशन की है, तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वीडियो हमारे कैपेबल हैं, वो कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसके अलावा कोई कमेटी बना के, या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, इसमें और ज़्यादा फाइनेंस को अलाइन कर सकते हैं, तो वो स्वतंत्र है। वो इस चीज़ में मतलब स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। वो अपनी कमेटी बना के वो उसको इनहेंस करे और एलोकेशन बढ़ाए, या फिर जो भी रेवेन्यू बढ़ाना है बढ़ाए। आप मुझे बताएं, भारत में पंचायती राज कब से शुरू हुआ? सर, भारत में पंचायती राज 1959 में फर्स्ट स्टार्ट हुई थी, जब नागौर राजस्थान में पंचायत की स्थापना की गई थी। आपसे मैंने पूछा, ये मॉडर्न एज में आपने सही बताया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सर, कि मैं बता रहा हूँ। हिस्टोरिकल एविडेंस कब से मिलती? अच्छा, हिस्टोरिकल एविडेंस, सॉरी सर, मुझे अभी सॉरी सर, मैं बताता हूँ। अभी जब हमारे रिपन गवर्नर जनरल थे, वो पर्सनल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पंचायती राज में एक तरह से ग्राम लेवल पर या फिर जो ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने फाइनेंस के लिए अलग से प्रोविजन रखा था कि एलोकेशन की आप फाइनेंस करके, प्लानिंग करके कुछ कर सकते हैं इस क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में। चलिए, मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ। चोल प्रशासन में कहीं दिखाई पड़ता है? यस सर, चोल प्रशासन में लोकल यूनिट काफी डेवलप्ड थे और काफी उनको शासन दिया गया था। जैसे टैंक कमेटी उन्होंने बनाया था। हाँ, उनका डिवीजन क्या था, पॉलिटिकल डिवीजन क्या था? सर, उनका पॉलिटिकल डिवीजन सबसे ऊपर तो पूरे राष्ट्र था, उसके नीचे वो भुक्ति बोलते थे, जिसको प्रोविंस बोला जाता है, और उसको शासन करने के लिए उपारिका रहते थे। और उससे नीचे वो फिर मंडलम बोलते थे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो नाडू बोलते थे, और लास्ट में ग्राम लेवल पर फिर ग्रामीणिका या फिर इस तरह का कोई एक संरक्षकवादी रहता। उर कहते थे, उर 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 उर, यस सर। अच्छा, ये यस सर, यस सर। ये मुझे बताइए कि 2 अभिलेख मिले हैं 919 में, 929 में। इन दोनों अभिलेखों में चोल प्रशासन के बारे में विस्तार से लिखा गया, और उसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखा गया। वो दोनों अभिलेख का नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं अभी अभिलेख का नाम रिकॉल नहीं कर रहा। अच्छा, ये मुझे बताइए, हमारी जो गुट निरपेक्षता की नीति रही है, ऑलवेज रही है, ये क्या है गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइन? सर, नॉन अलाइनमेंट एक्चुअली 1960 के दशक की नीति है,
जब विश्व दो ब्लॉक में बट चुका था, दो सुपर पावर के बीच में अपने आप को अलाइन कर रहा था। एक जो है वो सोवियत रशियन फेडरेशन थे और दूसरा यूएसए का था। और जो हमारी नीति रही है कि वो हम किसी के अलायंस में नहीं जाएंगे, हम अपनी अलग से पॉलिसी नॉन अलाइन रखेंगे और हमें जिनसे भी बेहतर अप्रोच करना होगा या काम करना होगा या विदेश नीति रखनी होगी, हम स्वतंत्र रखेंगे। तो हमारी यही गुटनिरपेक्षता की। वर्तमान सरकार की आपकी पॉलिसीज में ये गुटनिरपेक्षता दिखाई पड़ता है या किसी एक की ओर झुकाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है? नहीं सर, हमारे नीति में चेंज हुई है। हमारा पहले था कि हम गुट निरपेक्ष नॉन अलाइन थे, अभी हम मल्टी अलाइनमेंट में। हम ब्रिक्स में भी रहते हैं रसिया के साथ और हमारे टाइज अच्छे हैं क्वाड में यूएसए के भी साथ। तो हमें जिधर भी बेहतर लगता है कि हमें स्ट्रेटेजिक रूप से हम सही हैं या फिर म्यूचुअल बेनिफिट में हैं, हम मल्टी अलाइनमेंट अभी यूज कर रहे हैं, हर एक के साथ डायलॉग करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल के पीरियड में जाएं, क्योंकि आजकल बहुत प्रबल रूप में दिखाई पड़ने लगा है, आप कहें कि हम लोग अब उग्र राष्ट्रवाद की ओर भी थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो ये राष्ट्रवाद जो है थोड़ा इसको हमको आप प्रभाषित कीजिए। सर, नेशनलिज्म एक विचारधारा है जिसके तहत हम जो है नेशन के प्रायोरिटी को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। जो हमारे नेशनल सॉवरेनिटी हैं, इंटीग्रिटी हैं, जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, तो इससे हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हम रीजनल या फिर अदर इश्यूज को लेकर या सेपरेटिज्म को लेकर, एक्सट्रीमिज्म को लेकर ये चीज प्रमोट करना पसंद नहीं करते हैं या नेशनलिज्म के अंदर नहीं आता है। और हम सिंपल सी बात, जो भी नेशन के हमारे इंटरेस्ट हैं हम उसे प्रिजर्व करेंगे और उसके लिए डिफेंड करेंगे। यही हमारे नेशनलिज्म के सिद्धांत हैं। अच्छा, ये आप अगर फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि तिलक का जो राष्ट्रवाद है और गांधी का जो राष्ट्रवाद है और टैगोर का जो राष्ट्रवाद है, इन तीनों के राष्ट्रवाद में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। क्या आप हमको बता सकते हैं इन तीनों के राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? सर, तीनों के राष्ट्रवाद में अंतर हो सकता है, बट एम तो उनका एक ही था। लेकिन फिर भी गांधी जी का राष्ट्रवाद जो है वो अहिंसा और सत्य पर आधारित था। वो पर्टिकुलरली सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, ये सब चीजों का सहारा लेते थे। तो उनका जो तरीका था अहिंसक था, एक ट्रूथ के बेस्ड था। यही उनका मेन मोटो था। जहां तक तिलक की बात है, तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक, वो पर्टिकुलरली एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। वो पैसिव रेसिस्टेंस में विश्वास रखते थे कि अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम पैसिव रेसिस्टेंस करेंगे, उन्हें बॉयकॉट करेंगे। और उन्होंने कई सारे बॉयकॉट अपील भी किए थे स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत। और इसके अलावा उनके जो मराठा या अदर बुक्स हैं तो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है नेशनलिज्म को प्रमोट किया है अपने एक्सट्रीमिज्म बेस्ड। जहाँ तक टैगोर सर की बात है, टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये एक कल्चरल बेस्ड प्रमोशन करते थे। ये अपने चित्रकला के थ्रू या कल्चरल सॉन्ग्स के थ्रू, तो ये भी इंडिया में अपने एक मिशन को आगे बढ़ा रहे थे जिसके तहत उनकी भी जो एस्पिरेशंस थी वो भी अपने आज़ादी को मीट करती। तो टैगोर का जो राष्ट्रवाद है, क्या वो किसी भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा है बातें या कहीं और कही है? आप थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। सॉरी सर, टैगोर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अभी क्लियर रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। इन दिनों भारत की जो वैदेशिक नीति है वो थोड़ी चेंज दिखाई पड़ रही है। आप बता सकते हैं कि किन मायनों में ये चेंजेस दिखाई पड़ रहा है? सर, हमारी विदेश नीति जो है वो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अभी जो हमारे अलायंसेस हैं वो पर्टिकुलरली शिफ्ट होते दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच अपनी इंटरेस्ट ही है। बाद बाकी विदेश नीति के तहत अभी हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन यूएसए के साथ इंक्रीज कर रहे हैं।
और जहाँ तक बात कोऑपरेशन है तो रसिया के साथ भी अभी अभी एससीओ में अभी भी करंटली बैठक चल रही है, और चीन भी उसमें पार्टिसिपेंट मेंबर है। तो हमारी विदेश पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, मैच्योर है। मैं अब आपको और बता रहा हूँ, भारत के पड़ोसी देशों यस के साथ ये तरजीह देने की बात ऑलवेज की जाती रही, लेकिन इन दिनों अगर आप यस सर। देखें तो नेपाल के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब है, पाकिस्तान के साथ खराब है, चीन के साथ खराब है, श्रीलंका का जहाँ तक सवाल है तो वो भी चीन के ने अपनी ओर थोड़ा झुका ही लिया है। तो ये जो रिंग फेंस की नीति है चीन की घेरने की, वो कामयाब दिख रहा है और हम यहाँ पे फेलियोर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर इसमें इंडिविजुअल देश को इंडिविजुअल तरीके से कंसर्न है। अब जैसे पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो 370 के कारण बहुत ज़्यादा है, और उसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी है कि वो कंटिन्यूअस मैनर में बीच बीच में खराब होते रहा है। तो वो चीज़ें वो रिजिड हैं अभी 370 के रिमूवल को लेकर, जबकि ये हमारा इंटरनल मैटर था। तो इस कारण अभी खराब है, बट होपफुली ये चीज़ें बाद में सही हो जाएगी जब इस चीज़ को वो रियलाइज़ करें। जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना में पर्टिकुलरली उन्होंने बॉर्डर को रिलेटेड लेकर प्रोवोकेशन किया है। अदरवाइज उनसे रिलेशन हमारे जून 2020 से पहले सही थे, बट अभी हमारे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंगेजमेंट चल रहे हैं। होपफुल्ली अभी विदेश मंत्री आज या कल में बात भी करेंगे तो सही हो जाना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। जहाँ तक नेपाल की बात है, नेपाल का हाँ बताइए। नेपाल के सर बॉर्डर इशूज, हाँ नेपाल के सर बॉर्डर इशूज थे, बट नेपाल में रिसेंटली जो अभी स्टेप्स लिया गया है, जिसमें अभी हमारे कल एनएसए मिले भी हैं जो उनके एम्बेसडर थे उनसे। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर हमारी कॉन्सेंसस बन रही है, और हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पाइपलाइन बिछाना, रिसेंटली अभी फिर से उसे आगे बढ़ाया गया है, जो दूसरा पाइपलाइन आगे बिछाना। तो सीमा के लेकर विवाद है क्या? सीमा के लेकर क्या विवाद हो गया? सर सीमा को लेकर जो हमारा विवाद है, उनका पर्टिकुलरली उन्होंने 3 जो मेजर एरिया था उसको अपने मैप में एनिक्स कर लिया है, और उनको उन्होंने अपने साथ दिखाया है। जैसे वो काला पानी हुआ, पिथौरागढ़ हुआ और लिम्पियाधुरा हुआ। अब इस चीज़ को लेकर हमारे विवाद हैं, क्योंकि हम इन्हें अपने एरिया मानते हैं, लेकिन इनके जो भी विवाद हैं वो उनके लिए एक डायलॉग फोरम है, हमारे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हैं बाउंड्री के लिए, उन्हें एक डायलॉग के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। ये बात नेपाल ने भी माना है, और ये बात इंडिया ने भी अभी कही है कि फर्दर हम इस चीज़ को लेकर सॉल्व करेंगे। अगर आपकी अगर आप ये जो नियुक्ति है अगर कर दी जाए नेपाल के बॉर्डर के इलाके में, तो आप इस प्रकार की जो सीमा की समस्याएं आती रहती है, इसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाएंगे? सॉरी सर, अभी माइक का क्वेश्चन सही से आवाज नहीं आया। अगर आपकी नियुक्ति अगर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या बिहार पुलिस सर्विस में होगी, तो मैं मान के चलता हूँ दोनों प्रशासन के ही अंग हैं, तो आप दोनों में से किसी पद पे हैं आप, और आपकी सीमावर्ती जो नेपाल वाले इलाके हैं वहाँ पे आपकी नियुक्ति होती है, तो ये टेंशन्स जो है वो आपसी में रूप में बहुत क्रिएट ना हो, इसके लिए आप क्या अपनी ओर से एफर्ट लगाएंगे? कोई विजन है आपके पास? यस सर, अगर मुझे सीमावर्ती इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटिव दिया जाता है तो सबसे पहली बात है कि जो कल्चरल प्रमोशन है वो चीज़ तो कंटिन्यू रहना चाहिए जो सीमावर्ती इलाके में आने जाने के हैं, बट अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम जरूर बढ़ाना चाहेंगे एसएसबी के थ्रू। उन्हें जो भी डायरेक्शन गाइडलाइंस हैं एमएचए के या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसके अलावा जो कल्चरल प्रमोशन है या फिर इसके अलावा जो साथ में सहभाव या ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, तो उसमें तो प्रमोशन करने के पॉलिसी में जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमें करने का मौका मिलेगा तो इसको सही से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, ताकि वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बना रहे। दिस इज द मेन थिंग्स ऑफ रिलेशन ऑफ नेपाल एंड इंडिया। ये पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता, ये दो बातें हैं। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात की गई,
धर्मनिरपेक्षता शब्द का नहीं किया गया, हालांकि इंग्लिश में अगर आप देखें तो वो सेकुलरिज्म ही है, लेकिन हिंदी में इन दोनों में कुछ बारीक अंतर है। आप बता सकते हैं कि इसका अंतर क्या है? सर, धर्मनिरपेक्षता एक पर्टिकुलरली धर्म से मतलब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल सेटअप हो वो धर्म से रिलेटेड ना हो, उसकी एक्टिविटी या उसके जो भी स्टेप्स हैं वो धर्म से अफेक्टेड, किसी विशेष पर्टिकुलर धर्म से अफेक्टेड ना हो या उसके बेस्ड ना हो। लेकिन पंथ निरपेक्षता वो है जो हमारे पंथ से, जैसे अगर हम माने कबीर हमारे एक पंथ थे तो हिंदू रिलीजियस के अंतर्गत ही थे, बट मीराबाई या फिर सूरदास ये अलग अलग पंथ थे, तो वो एक पंथ निरपेक्षता कहलाती है जब उससे बात निरपेक्षता की आती है। लेकिन धर्म निरपेक्षता जब एक टोटल रिलीजन से निरपेक्षता की बात की जाती है। अच्छा, ये भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें से कोई 5 ऐसे तत्व बताइए जिसको क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने अलग से कानून बनाए और क्रियान्वित किया। वो कौन कौन से ऐसे कानून? सर, हमारे जो सबसे पहला जो है 38 और 9 में जो इनइक्वालिटी कम करने की बात बोली गई है, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क की बात बोली गई है, तो इस सब के लिए सरकार ने एक बेहतर कानून बनाए हैं। जैसे जमीन के अंदर भी लैंड सीलिंग करना या तो एक मतलब 4 एकड़ तक ही रख सके 4 हेक्टेयर तक, और इसके बाद फिर उनको लैंड रिफॉर्म्स करना होता है। तो ये सब इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए है। दूसरी बात, हमारे जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लिए जाते हैं वो भी इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए है। जहाँ तक इक्वल पे फॉर इक्वल मेन एंड वीमेन, तो ये भी हमारे पास लॉ हैं, तो दोनों को इक्वालिटी। इसके अलावा जो हमारे मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जो एक्ट हैं वो पर्टिकुलरली मैटरनिटी बेनिफिट हमारे डीपीएसपी में भी है और उसके लिए हमारे एक्ट भी हैं, और अभी तो एक्सटेंड भी किया गया है कि 6 महीना तक छुट्टी दी जाएगी और विथ सैलरी। और इसके अलावा जो हमारे हैं वर्ल्ड पीस एंड प्रमोशन, जहाँ तक बढ़ाने की बात है तो उसका सर हम लोगों ने यूएन जैसे एजेंसी या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस जैसे स्टेप्स भी हम लोगों ने लिए हैं। इसके अलावा जो पर्टिकुलरली ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने की बात है तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके तहत हम लोग ग्रास रूट लेवल पर जो गांधीयन डेमोक्रेसी की बात बोली जाती है, जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर की भी बात बोली जाती है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हमने किया है। और कुछ राज्यों ने ऑन स्लॉटर ऑफ काउ पर भी लॉज बनाए हैं। तो इस तरह हम लोगों ने काफी ज्यादा डीपीएसपी को कवर करने की कोशिश किया है। लॉ हम लोग बनाते हैं, हमारी स्टेट इसको लेकर अवेयर है। पेपर पढ़ते हैं? यस सर, पेपर पढ़। कौन पेपर पढ़ते हैं? सर, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हूँ, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान पढ़ता हूँ। इसके अलावा न्यूज़ में आज तक, एबीपी, ये सब देख लेता हूँ। किसका एडिटोरियल आपको सबसे अच्छा लगता है? सर, एडिटोरियल मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के भी अच्छे लगते हैं और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के अच्छे लगते हैं। लेकिन एडिटोरियल के लिए मैं पर्टिकुलरली जो फॉरेन जैसे न्यूज़पेपर हैं, जैसे जापान टाइम्स हुए या CNN हुए, इसको भी फॉलो अप लेता हूं। और इसके अलावा कुछ रशियन टाइम्स के भी सही हैं, अल जजीरा के भी कुछ आर्टिकल्स सही आते हैं। तो एडिटोरियल की बात मैं ग्लोबल टाइम्स भी देखता हूं, चाइना के व्यूज़ पर्टिकुलरली वो स्टेट मीडिया हैं, तो मैं डिफरेंट के व्यूज़ डिफरेंट पेपर से लेते रहता हूँ। ये बताइए, आपका आज के पेपर में पढ़ा है आपने आज? यस सर। रेजांग ला दर्रा चर्चा में क्यों आया? सॉरी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। रेजांग ला पास है, रेजांग ला पास। यस सर, यस। क्यों चर्चा में आया? यस सर। सर, यहाँ पर जो है हमारे सैनिक, हमारे ट्रूप्स और चाइना के ट्रूप्स जो है अभी रिसेंटली इंगेज हुए हैं। दोनों की एक तरह से कहें तो हेड टू हेड दोनों आमने सामने आ गए हैं, तो इसको लेकर चर्चा में है। हालांकि इस पर जो अभी कंट्रोल है, उसके जो मेजर पीक्स हैं उस पे, हाइट्स पे, वो कंट्रोल इंडिया के पास।
अच्छा, आज के पेपर में मैंने देखा कि स्पुतनिक जो है वो भी वो चर्चा में है। ये स्पुतनिक भी क्या है? सर स्पुतनिक 5 जो है वो पर्टिकुलरली वैक्सीन जो है कोरोना वायरस डिजीज की वैक्सीन निर्माण किया है रसिया ने। तो वो एक तरह से अभी वर्ल्ड में अभी फर्स्ट वैक्सीन है जो पॉजिटिव चीज दिखाया है कि एंटीबॉडी कोरोना वायरस डिजीज के खिलाफ डेवलप कर चुका है और करता है, अगर इस चीज को हम ले तो। अच्छा, ये और मुझे बताइए, आपकी जो हॉबी आपने बताई, विजिट न्यू प्लेसेस, कहाँ कहाँ घुमाया? सर मैं रिसेंटली न्यू दिल्ली घूमा हूँ रिसेंटली। अच्छा, ये मुझे बताइए, जब आप घूमने जाते हो तो इन प्लेसेस के जब घूमते हो तो क्या दिमाग में रख के घूमते हो कि मुझे क्या देखना? सर मैं मोस्टली ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस या कल्चरल प्लेसेस रहता है उसे घूमता हूँ। जैसे मैंने दिल्ली में भी कुतुब मीनार या ये सब, लेकिन इसके अलावा जो दिल्ली में क्या घूमा होता है। आपने? दिल्ली में क्या घूमा आपने? कुतुब मीनार? यस सर, कुतुब मीनार भी घुमा, जामा मस्जिद भी घुमा। अच्छा, आप मुझे इसके अलावा जो अब आप मुझे बताएं, कुतुब मीनार जब आप घूमे तो जैसे ही उनके प्रवेश द्वार से आप अंदर गए, आप मुझे बताएं वो प्रवेश द्वार क्या कहलाता है और उस प्रवेश द्वार को किसने बनाया? सर प्रवेश द्वार एक्चुअली कुतुब अल इस्लाम मॉस्क का पार्ट है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। प्रवेश द्वार जो है कुतुब मीनार का, वो अलाई दरवाज़ा कहलाता है, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। सॉरी सर, मैं अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं कि कुतुब मीनार जो है वो किसके नाम पे रखा गया? सर कुतुब मीनार जो दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं के नाम पे रखा गया। आपने घूमा और आपने पढ़ा नहीं वहाँ? वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के उनके फॉलोअर थे वो, तो उनके नाम पर है, वो सूफी संत के नाम पर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है। अब मुझे बताएं, जो कुतुब मीनार आपने देखा कितना मंजिला है ये? सर ये 5 मंजिला है। अब आप मुझे बताएं, ये 5 मंजिला तक बनाने में कौन कौन से शासक जुड़े हैं? सर फर्स्ट मंजिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, शेष 3 मंजिल जो है इल्तुतमिश ने बनवाया है, और लास्ट मंजिल जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट बनाया, इसके बाद कोई नहीं है? सर नहीं सर, ये 5 मंजिल मीनार ही है। 5 मंजिल है जरूर महोदय, लेकिन जो लास्ट मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक का नहीं है। उसमें जो लास्ट मंजिल है वो सिकंदर लोदी ने बनवाया। ये बीच में क्षतिग्रस्त होता था और उसमें एक स्टोरेज और जोड़ देते थे लोग बनाने के क्रम में, अपनी भी एफर्ट्स लगा देते थे। तो इसमें जो है वो 4 शासक जुड़े हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए उसके बाद आप कहाँ घूमे? यस सर। सर दिल्ली में ही मैं लाल किला भी घूमा हूँ, और लाल किला का जो पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, ये कहाँ से लाया गया? सर ये राजस्थान से लाया गया। कहाँ? पर्टिकुलर प्लेस बताइए। सर पर्टिकुलर प्लेस रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए कोई बात नहीं। और कहाँ घुमा? दिल्ली के अतिरिक्त और कहीं घूमे हैं आप? यस सर, मैं अमृतसर में घूमा हूँ, जो स्वर्ण मंदिर है मैं वहाँ पर भी घूमा।
स्वर्ण मंदिर के लिए जो भूमि है वो किस शासक ने किसको प्रदान की? स्वर्ण, सॉरी सर अभी पता कोई बात नहीं, रिकॉल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपने ये भी लिखा है कि लर्न न्यू थिंग्स। ये न्यू थिंग्स Yes, क्या जानना चाहते हैं आप? हमको समझ आई, इसमें कुछ आपने अब तक क्या न्यू थिंग्स जाना? सर रिसेंटली मैं जो है वो डाटा साइंस के बारे में ऑब्जर्व कर रहा हूँ या उसको कर भी रहा हूँ एक्चुअली। डिफरेंट साइट्स के थ्रू जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा जो भी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है मैं उसको लेने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। अब मैं समाप्त कर रहा हूँ आपका साक्षात्कार।